देखो एंगल ऑफ रिपोज होता है म्यू इक्वल टू tan थीटा। म्यू इक्वल टू tan थीटा। यही तो होता है। और कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है, कोई भी इंक्लाइंड प्लेन होता है, उस इंक्लाइंड प्लेन पर मैंने कहा अगर कोई मास रखा है हाँ। तो नीचे की ओर हमेशा और हमेशा क्या लगेगा? mg sin थीटा। mg sin थीटा। और अगर फ्रैक्शन है तो पीछे की ओर फ्रैक्शन लगेगा म्यू n। पीछे की ओर फ्रैक्शन क्या लगेगा? म्यू n। ठीक है। और कल इसका एक्सेलरेशन भी मैंने निकलवाया था, जो था g sin थीटा म्यू cos थीटा। म्यू cos थीटा। ये ठीक है, ये इसका वो था। ठीक है, अब इसके अगले हम लोग बात करते हैं इसके आगे फ्रैक्शन में। ठीक है, चलो एक बार बताओ, अगर मैं एक बार आपसे कहूँ when body move downward direction, जब कोई बॉडी डाउनवर्ड मतलब क्या है? नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव करे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो खुद बताओ एक एंगल क्या है यहाँ? थीटा। ये क्या हो गया? मास एंगल। नीचे की ओर क्या लगेगा? तो आप बोले mg sin थीटा। अगर फ्रैक्शन प्रेजेंट है तो नीचे की ओर क्या लगेगा? म्यू n। इधर लगेगा mg cos थीटा। और यहाँ क्या लगेगा? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। अब अगर यदि ऐसा हो कि mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू n, mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू n। तभी ये ब्लॉक नीचे की ओर आएगा। अगर बराबर होगा तो ब्लॉक नहीं चलेगा, और अगर ये ग्रेटर देन होगा तब भी ब्लॉक। तो अगर ये ग्रेटर देन है तो आप बोले सर जी mg sin थीटा माइनस म्यू n, n की जगह आप बोले सर mg cos थीटा। नहीं तो देखो n की जगह करें तो mg cos थीटा। n क्या है हमारा? mg cos बराबर m। ये जो m कटेगा तो एक्सेलरेशन का फार्मूला जो मैंने पहले लिखवाया g था, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन का फार्मूला। एक्सेलरेशन का फार्मूला आया कि g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। अगर मैं तुमसे कहूँ यदि ऐसा हो when बॉडी या फिर ब्लॉक है मूव अपवर्ड डायरेक्शन, अगर कोई भी ब्लॉक ऊपर की ओर मोशन, जरा सोचना एंगल क्या? थीटा। ब्लॉक का मास है m। मैंने कहा नीचे इधर लगेगा mg, इधर लगेगा mg cos थीटा, इधर लगता है नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा? mg sin थीटा। ये बॉडी अगर मूव ऊपर की ओर कर रही है, ये देखो ये बॉडी अगर ऊपर की ओर मूव कर रही है यानी कि ऊपर जाएगी। ऊपर कब जाएगी? जब मैं कोई फोर्स लगाऊं। अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा किसी इंक्लाइंड प्लेन पर तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई जादू है कि ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो नीचे से अपन को क्या लगाना पड़ेगा? अगर अपन फोर्स इधर लगाएगा तो बॉडी किधर मूव करे? ऊपर। और बॉडी ऊपर मूव करेगी तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे। मैंने कहा हमेशा फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। ठीक है, अब मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब ये है सर फ्रिक्शन फोर्स अब नीचे की ओर लग रहा होगा। क्यों? बॉडी कहाँ मूव कर रही है? ऊपर की ओर। और बेटा ये बॉडी तभी मूव करेगी, ये बॉडी तभी मूव करेगी। देखो नीचे की ओर कितना फोर्स लगा है? mg sin
अकेला Force. बॉडी मूव तभी करेगी जब F क्या हो ग्रेटर इससे प्लस तभी बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज बॉडी मूव नहीं करेगी। अब मैं तुमसे कहूँ अगर ये बॉडी मूव करे, मैंने कहा मान लो मैंने F ज्यादा दे दिया तो F फोर्स दिया माइनस mg sin थीटा, क्योंकि पीछे क्यों कर रहा है माइनस न्यू एन। अब नॉर्मल किसके बराबर है mg cos थीटा बराबर। तो यहाँ से तुम चाहो तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो जब कोई बॉडी ऊपर की ओर मूव करेगी तब, ठीक है। जब कोई बॉडी नीचे मूव करती है तब तो आराम से है ही। अगर कोई बॉडी ऊपर मूव करेगी तो F माइनस एम जी साइन थीटा माइनस न्यू एम जी कॉस थीटा बराबर n, ठीक है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होगी आराम से ऊपर जाने के लिए, ठीक है। सही, ये दोनों उतारना, क्योंकि एक तो मैंने कल करवा भी दिया था चाहूँ तो। ठीक है, उधर वाला रख कर दूँ, ठीक है। एक ब्लॉक बंद होगा, रेस्टिंग ऑन inclined plane of angle 30 degree, just start moving on. If mu is equal to 0.3, then find its velocity after 5 seconds 10 meter per second square. कैसे होगा ये? पहले ब्लॉक कैसे रेस्ट में, उसके बाद में क्या है? पहले ब्लॉक रेस्ट में है, उसके बाद बताओ क्या होगा? ठीक है, बताओ क्वेश्चन कैसे होगा ये? कैसे होगा क्वेश्चन? देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल कितना है 30, ये एंगल 30 डिग्री है। यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है जो कि घर्षण कितना है 0. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये जो ब्लॉक है क्या ये नीचे आएगा? नीचे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। कैसे? देखो सबसे मुझे बताओ नीचे आने की कंडीशन क्या होगी? न्यू बराबर tan थीटा, न्यू बराबर tan थीटा। और अगर मैं कहता था tan थीटा इज ग्रेटर देन न्यू तब तो नीचे आ जाएगा, अदरवाइज एंगल क्या है?
म्यू की वैल्यू कितनी है? tan 30 की वैल्यू tan 30 1 बाई 1/√3 का मतलब हो गया 1/1.73 ठीक है। अगर मान लो यहाँ 2 भी मान पता चला कितना मान लो 2 को जब इससे भाग दोगे तब भी तो 0.5 आएगा। क्या ये वैल्यू ज्यादा नहीं है? ये वैल्यू क्या है? ज्यादा है तो ब्लॉक नीचे आएगा। अगर ज्यादा होगी वैल्यू तो ब्लॉक नीचे आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ब्लॉक अगर नीचे आएगा तो मैंने सबसे पहले तुमसे क्या पूछा? वेलोसिटी कब पूछा? 5 सेकंड। तो मुझे बताओ इनिशियली रुका हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। कितने टाइम पर पूछा? 5 सेकंड पर। फाइनल वेलोसिटी पूछा, मुझे क्या पता होना चाहिए? एक्सेलरेशन। क्या पता हो? अगर फ्रैक्शन प्रेजेंट है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था? g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये तो था। g की वैल्यू 10 मानी, sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 0.3 और ये हो गई √3/2। भाई cos 30 की वैल्यू क्या हो गई? √3/2। √3/2 इससे ये काटा 10, यहाँ पर वैल्यू कितनी आई? 0.5 माइनस, जब इससे ये काटा तो 0.1 और इसकी हो गई 1.73। √3 की वैल्यू याद करो 1.73 तो √2 की वैल्यू 1.414 याद करो। ठीक है, तो 10 इसको जब इससे गुणा करें तो ये आएगा 0.17। इसकी जब इससे गुणा करोगे 0.173। इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखो 3 लगभग 0.3 इसका मतलब क्या हो गया? क्या 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू ये सॉल्व किया है वैल्यू। ठीक है, अब तुम निकालो 5 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछी ना, इक्वेशन कौन सी रखूं बेटा? v = u + a। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, a आया 3.33 और टाइम कितना पूछा? 5। तो 5 सेकंड बाद वेलोसिटी हो गई 5 × 15 5 × 15 16 5 × 15 मीटर पर सेकंड 16.65 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वेलोसिटी। तो तुम्हारे लिए क्या निकालना था? इसमें एक्सेलरेशन निकालना, और एक्सेलरेशन मेरा ऐसे करके ये आ गया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बेटा फ्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता तो क्या एक्सेलरेशन में सीधे g sin थीटा लिखता, और g sin थीटा लिखने के बाद में v = u + at का यूज करता मैं। ठीक है, तब तो मुझे फाइनल वेलोसिटी पता चलती, और वेलोसिटी होगी कब? 5 सेकंड बाद। 5 सेकंड बाद मुझे तब यहाँ से जाके वेलोसिटी पता चलती। ठीक है, तोड़ दे। All surfaces are smooth in following figure. Find and such that log linear stationary with respect to wedge. एक बार जरा सोचो, जब कभी बस चल रही होगी, बस चल रही है और अचानक बस का ब्रेक लग जाए तो अपन कहाँ जाते हैं? पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं। बस का ब्रेक लग जाता है तो अपन आगे जाते हैं, और एकदम से मान लो बस रेस्ट पे एकदम से चल पड़े तो अपन कहाँ जाएंगे? तो अपन पीछे। ये होता क्या है? तो उसे हम लोग बोलते हैं बेटा सूडो फोर्स, हिंदी में बोलते हैं आभासी बल। ठीक है, सूडो फोर्स। हाँ,
आभासी बल। तो सूडो फोर्स क्या होता है बेटा? जैसे मान लो, जैसे हम अगर बस में बैठे हुए हैं, करिए तालुक सूडो फोर्स से। आगे खत्म हो गया तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट कर देंगे और कोशिश रहेगी आगे कम में वर्क पावर एनर्जी भी खत्म हो जाए। हो गए? अब देखो, एक बात वही सोचो कि मान लो बस चल रही है, जरा सुनो, ऐसे एक बस चल रही है और बस में यहाँ पर कोई सीट पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, हम लोग सीट पर बैठे। अब बस का आगे की ओर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन क्या है? ठीक है, बस का एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है? अब बस ने अचानक से ब्रेक लगा दी। अगर बस ने अचानक से ब्रेक लगा दी, क्या मेरा शरीर ने ब्रेक लगा दी? ब्रेक किसे लगे? ठीक है, अब ब्रेक किसे लिए? ब्रेक किसे लगे? बस। क्या मुझे ब्रेक लगे? नहीं, मेरी बॉडी बस के कांटेक्ट में थी, तो अगर बस रुकी तो अपन की बॉडी रुकी, लेकिन अपन का वो हिस्सा रुका जो हिस्सा बस से क्या है? अटैच। हम बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हमारे नीचे का हिस्सा तो बस से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमारा जो भी हिस्सा होगा ना, वो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो आगे की ओर जाएगा, वही आगे की ओर जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि तुम पूरे ही आगे की ओर चले जाओ। अगर तुम खड़े हो बस में तुम खड़े हो, तो सिर्फ तुम्हारे क्या है? पैर बस से अटैच, तो सिर्फ तुम्हारे पैर रुकेंगे और तुम्हारा पूरा आगे का हिस्सा कहाँ लगेगा? आगे। इसीलिए बस में जो खड़ा होता है, ठीक है, ट्रेन ऐसा नहीं करती, ट्रेन धीरे धीरे ब्रेक लगाती है, ठीक है। बस में जो रुका हुआ होता है, जो खड़ा हुआ बंदा होता है, वो सबसे तेज गिरता है, और जो रुका हुआ होगा उसका झटका तो लगेगा आगे की ओर, ठीक है। अगर अवेयर नहीं होगा तो क्या पता नाक फूट जाए जाके, ऐसा तो उसे हम बोलते हैं सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स की बात करो, सर सूडो फोर्स होता क्या है? हर कोई फोर्स F बराबर ma ही है, जितने भी फोर्स है सब क्या है? F बराबर ma। अब जैसे मान लो कि 50 कुंटल की बस चल रही, ठीक है, मेरा मास मान लो, कोई भी वस्तु उसका मास मान लो 20 किलोग्राम का कोई बनता है, ठीक है, 20 किलोग्राम का बनता है। 20 किलोग्राम में से बहुत हो गया, ठीक है, 20 किलोग्राम नहीं 10 किलोग्राम। अगर तुम या तो वेट में ले लो, मैं किलोग्राम की बात कर रहा हूँ, वेट और किलोग्राम में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। जैसे मान लो बता दो, तुम पत्नी हो, जैसे मान लो तुम कहते हो 50 किलोग्राम, वो 50 किलोग्राम ना होता है, वो क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और W क्या होता है? W क्या होता है बेटा? mg। तो अगर m निकालोगे तो 50/g, तो जिसके अंदर जिसको तुम तोड़ के 50 किलोग्राम बताते हो ना, रियलिटी में उसमें मास 5 किलोग्राम होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ते गलत हैं, उनसे गलत करते हुए चले आए, वो सब बात। अब जरा सोचो, जैसे मान लो किसी बंदे के अंदर मास 5 किलोग्राम, मास कितना है? 5। अब बस रुकी तो बस का रिटार्डेशन हुआ। बस का क्या हुआ? जिधर बस का रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन, मंदन हुआ। क्या हुआ? मंदन। अब मान लो बस ने जब ब्रेक मारे तो बस का मंदन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बस जा रही है ना, बस का जो एक्सेलरेशन हुआ, रिटार्डेशन हुआ, वो कहाँ हुआ? पीछे। अरे बस में पीछे की ओर तो रिटार्डेशन हुआ, रुक रही है ना, बस क्या हो रही है? रुक रही है। अब मान लो रुक कितने हिसाब से रही है? 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो इस बंदे पर जो फोर्स लगेगा ना, इस बंदे पर तो एक्सेलरेशन तो इसका होगा, एक्सेलरेशन किसका होगा? बस का। लेकिन मास बंदे का होगा, मास किसका होगा? और किधर होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन, इसके। अब बताओ ये रुक रही है इधर, इसका अपोजिट डायरेक्शन कहाँ होगा? रुकने के अपोजिट डायरेक्शन इधर होगी। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, ये फोर्स लगता है बंदे पे। नहीं पड़ेगा,
मान लो अपन किसी कार में जा, ठीक है, कार वाले ने एक एक ब्रेक मारा, मैंने कहा ब्रेक उसने इतनी तेजी से मारी कि पीछे की ओर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से वो रुक रहे, ठीक है। ब्रेक मारे तो फोर्स कहाँ लगा है? गाड़ी पर पीछे की, तभी तो गाड़ी रुकेगी। तो बताओ कोई चीज रुकेगी क्या? जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में कितने से मारा मैंने? 7, ठीक है। अगर मैं बैठा हूं तो मुझ पर फोर्स कितना लगा? सूडो फोर्स, तो मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन किसका? कार, उतना फोर्स मेरे पर लगता है, उसे हम बोलते हैं सूडो फोर्स, ठीक है। उसे बोलेंगे सूडो फोर्स, इसे हम पूरा बोलेंगे। अब जरा इसमें सुनो, इसमें ये कहता है, इस क्वेश्चन में ये कहता है कोई ब्लॉक जरा ऐसे रखा हुआ है, इसका मास कैपिटल है, इसका मास स्मॉल, सारी सरफेसेस ऐसी हैं स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन, यानी कि म्यू की वैल्यू क्या हो गई? सभी बॉडी फ्रैक्शन ऐसे, यानी कि म्यू की वैल्यू 0। अब उसने कहा कि यहाँ से कितना फोर्स लगाऊं जिससे कि ये ब्लॉक कैसा रहे? स्टेशनरी, ये ब्लॉक रहे स्टेशनरी, मतलब घूमता है। अगर मैं इस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? किस एक्सेलरेशन से जाएगा? किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? अगर फ्रैक्शन है नहीं, बोलना जी टाइम थीटा, इससे जाएगा जी टाइम थीटा, सिंपल सी चीज है। अब जरा सोचो, इसमें सोचना, इस अगर यहाँ पर कोई एक बैच है, इसका नीचे की ओर क्या लगेगा? इधर क्या लगेगा? नॉर्मल, इधर नॉर्मल। तो सर अगर मैं इस नॉर्मल को इधर लेता तो इसका एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होता है? तो एन को इधर ले गया तो तुम बोले सर एन को इधर लाया तो क्या होता है? एन तो लग रहा है इधर, एन को इधर ले गया तो एन cos थीटा, एन को इधर लाया तो अब फोर्स कहाँ लगा है? इधर। तो इस बॉडी का मोशन ही कहाँ हो रहा है? इधर। तो इस ब्लॉक पर सूडो फोर्स किधर लगेगा? इधर। अपोजिट डायरेक्शन, कहाँ लगेगा? और कितना लगेगा? तो इसका मास और एक्सेलरेशन किसका? इसका एक्सेलरेशन किसका? इस ब्लॉक का, ठीक। ये है, अभी ये रुका हुआ है, अब ये अगर छोड़ दूँ तो गिर जाएगा, ठीक है। अब मैं ऐसे लाया ऐसे, ठीक है, ऐसे लाया ऐसे, तो ये नहीं गया एंगल जो था, क्यों नहीं गया? क्योंकि इधर मैं फोर्स दे रहा हूँ इधर, तो इस पर भी तो सूडो फोर्स लग रहा है, जो सूडो फोर्स किधर लग रहा है? इधर क्यों लग रहा है? तो वो फोर्स इसको क्या है? रोकेगा, ठीक है। क्योंकि इधर लगने वाला बल और इधर लगने वाला बल, यानी कि दोनों क्या हो जा रहे थे? बराबर, इसलिए तो रुका हुआ। ऐसे इसमें समझो, मैं इतनी तेजी से इसे ले जा रहा हूँ आगे की ओर, ये इस पर क्या है? रुका हुआ। और रुका हुआ कब लगेगा? जब इधर फोर्स लग रहा है तो इधर क्या लगेगा? सूडो फोर्स, आभासी, क्या लगेगा? आभासी। अब जरा बराबर कर, तो देखो एन साइन थीटा, एन किसके बराबर होगा? एन कॉस थीटा किसके बराबर होगा? एन। अगर मैं दोनों को बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, एन से साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा? बराबर ए अपॉन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? जी tan, एक्सेलरेशन आया जी tan। अब बताओ मैं कितना फोर्स दूं? कितना फोर्स? ये रुका हुआ कब रहेगा? जब इसका एक्सेलरेशन कितना हो? जी tan। और ये फोर्स कितने मासों पर लगा है? एन पर और ऊपर। तो अगर मैं तुमसे कहूँ फोर्स कितना दूं, तो दोनों मास एफ बराबर एम में होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या हो गया? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और एक्सेलरेशन क्या हो गया? जी tan थीटा। कितना फोर्स मैं दूंगा तो ये ब्लॉक रुका हुआ है, तो ये ब्लॉक रुका हुआ है। इधर
आ गया। एक्सीलरेशन हो गया जी टेन, ठीक है। देखो अरे एक सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम को हिंदी बोलते हैं सरल लोग, ठीक है। कोई सिंपल पेंडुलम है वो किसी कार में समझ लो या बीसीएम में समझ लो किसी में लगा हुआ। अब ये कहाँ जा रहा है? आगे की ओर, ए से आगे की ओर कहाँ जा रहा है? मुझे बताओ क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा? अगर ये आगे ए जा रहा है इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा? लगेगा। कौन सा? सूडो फोर्स। अरे कौन सा लगेगा? सूडो फोर्स। अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इस पर सूडो फोर्स लगेगा। बेटा जब कोई भी बस या जब कोई भी कार एक्सेलरेट करती है तो तुम्हें पता नहीं चलता है कि इन पर फोर्स लग रहा है। क्यों? वो बॉडी, कोई भी बॉडी धीरे धीरे एक्सेलरेट करती है, ठीक है। अगर वहीं पर कार बहुत तेजी से एक्सेलरेट करे तो तुम्हें एकदम से पता चलेगा वो एक्सेलरेट, यानी कि कहाँ चले, एक्सेलरेशन कहाँ होगा? आगे की ओर। तो तुम्हें लगेगा तुम पीछे चकोगे, ठीक है। और वहीं पर अगर गाड़ी एकदम से ब्रेक ना दे तो तुम्हें लगेगा एकदम तुम आगे जाओ। और वो जो तुम्हारे ऊपर फोर्स लगता है वो ही सूडो फोर्स है। तो वो सूडो फोर्स होता क्या है? जिसकी सवारी में तुम बैठे हो इसका एक्सेलरेशन और तुम्हारा मास दोनों, ठीक है। हाँ वो ध्यान रखना, भारी वस्तु पर ज़्यादा सूडो फोर्स लगेगा, हल्की वस्तु पर कम सूडो फोर्स लगेगा। हाँ यही। अब जरा सुनो, कल जब इस पर बल लगा, जब इस पर सूडो फोर्स लगा तो इसने कुछ ना कुछ क्या बना लिया? एंगल। अब मुझे बताओ इस पर नीचे की ओर क्या लगेगा? स्ट्रिंग में क्या होगी? टेंशन। इधर की ओर क्या लगेगा? आप बोले एम ए, क्योंकि मोशन है इधर तो सूडो फोर्स। अब बताओ अगर ये एंगल थीटा तो बेटा देखो ये जेड बन गया तो ये भी टी को अगर इधर ले गया, टी कॉस, टी को इधर लाया टी साइन, तो टी साइन थीटा किसके बराबर? टी कॉस थीटा किसके बराबर? टी कॉस थीटा एमजी, टी साइन थीटा बटे कर दिया। तो tan थीटा क्या आया? a अपॉन, तो एक्सेलरेशन। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ ये कितना एंगल बनाएगा तो कितना एंगल बनाएगा? तो tan थीटा बराबर a अपॉन g, sin थीटा बराबर a अपॉन g, ठीक है। या तुम्हें एंगल दे रखा है उसने, वर्टिकल से क्या दे रखा है? एंगल। और तुमसे क्या पूछ लिया? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा? जी tan ये। कोई भी कार अगर मोशन करे, कार अगर मूव कर रही है ए ऐसा
देखो मैंने कोई, अच्छा यहाँ पर ये फ्रैक्शन ले आए, मैंने तुमसे कहा कि मैं मैक्सिमम कितना फोर्स लगाऊं, मैक्सिमम कितना फोर्स लगाऊं जिससे कि दोनों ब्लॉक कैसे रहें, स्टेशन, जिससे कि दोनों ब्लॉक स्टेशन, मैं मैक्सिमम कितना फोर्स लगाऊं जिससे कि दोनों ब्लॉक स्टेशन, ठीक है, दोनों ब्लॉक स्टेशन यानी कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें, दोनों ब्लॉक साथ साथ। लिया देखो ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, दो ब्लॉक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को ऐसे खींचा तो ये नीचे गिर रहा है, तो बताओ अगर मैं इस ब्लॉक को खींचूं तो ये कहाँ रह गया, पीछे। मैंने कहा नहीं, मैं इतना बल दे रहा हूँ, इस पर इतना बल लगाऊं कि दोनों साथ साथ चले, बात समझ आ रही है? कितना बल लगाए, इस पर मैं कितना बल लगाऊं कि ये दोनों साथ साथ चले। आप जरा सोचिए, जरा दिमाग लगाइए सर, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा आगे की, फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की, ये जाने की कोशिश कहाँ करेगा, पीछे पीछे की ओर। तो इस पर फ्रैक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज अगर एक के ऊपर एक रखी हुई है, अगर ये इधर जाएगी, ये कहाँ जाएगी, इधर, तो ऊपर वाली चीज पर फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे। तो अगर ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स बेटा पीछे की ओर लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ, आगे की ओर, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है उसके कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो लगेगा म्यू एन। तो मुझे बताओ इस पर कितना फोर्स लगे, इधर की ओर, इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगेगा, सोचो, ये वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया, ठीक है। अब मुझे बताओ तो इस वाले ब्लॉक पर पीछे की ओर फोर्स लगा होगा, मैंने मान लिया बेटा F, कितना मान लिया। तो अगर मैंने F डैश जो पीछे फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का है आगे की ओर। ये ब्लॉक कब स्टेशनरी रहेगा, एक कब स्टेशनरी रहेगा, जब ये वाला फोर्स या तो कम हो इससे या बराबर हो, या क्या हो, और इससे अगर ज्यादा हो गया ये वाला फोर्स तो ये ब्लॉक कहाँ चला जाएगा, नहीं आएगा। खुद सोचो बेटा, अगर ये वाला फोर्स, ये वाला ब्लॉक आगे जाएगा तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे, ठीक है, इस पर फोर्स पीछे लगेगा। मैंने कहा मान लो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, मैंने कहा मान लो F डैश लग रहा है, कितना लग रहा है, तो इस पर लगने वाला फोर्स अगर फ्रिक्शन की क्या होगा, बराबर, तभी ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, या तो कम हो तब भी स्टेशनरी रहेगा। लेकिन यदि इधर लगने वाला फोर्स ज्यादा हो गया इससे तो ये चल पड़ेगा, तो ये स्टेशनरी तभी रहेगा जब सर F डैश किसके बराबर हो, म्यू एन के, म्यू। और खुद बताओ मुझे F डैश का मतलब क्या हो गया बेटा, m, इसका मास क्या है, स्मॉल m, इसका एक्सेलरेशन क्या मान लिया, a, म्यू n क्या हो गया, m से m कटा तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, म्यू g। यानी कि अगर म्यू g से ज्यादा एक्सेलरेशन हो गया इस ब्लॉक का, ठीक है, तो जो फोर्स है ना वो म्यू n से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, म्यू n से ज्यादा। अगर म्यू n से ज्यादा हो गया तब तो सिस्टम खराब हो जाएगा। अब बताओ तो एक्सेलरेशन, जितना एक्सेलरेशन इसका हो उतना ही एक्सेलरेशन, तभी तो दोनों साथ साथ चलेंगे। तो मैंने कहा बताओ मैं कितना फोर्स लगाऊंगा, तो टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो गया, म्यू जी। दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो गया, म्यू जी। दोनों का एक्सेलरेशन हो गया म्यू, ठीक है। अब देखो दोनों का एक्सेलरेशन म्यू जी हो गया। एक बार जरा समझो फिर से, ठीक है, अच्छी हो रही है, जाना जाके आराम से मम्मी से कहना बहुत पढ़ाई करके आए, बहुत ज्यादा पढ़ाई करके आए, जल्दी से पकौड़े वकौड़े बना दो, है ना। बच्चों ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ठीक है, एक बार समझिए, ऐसे नहीं
मैं इसे ऐसे बढ़ाता हूँ, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन यदि मैं ऐसे, अगर मैं ऐसे ले गया तो देखो ये कहाँ गई, पीछे। अगर मैं इसको ऐसे को ऐसे ले गया तो ये कहाँ जा रहा है, पीछे। क्यों पीछे गया? क्योंकि इस पर लगने वाला बल, अब देखो जब ये आगे जा रहा है तो इस पर फोर्स कहाँ लगा है, पीछे। इस पर फोर्स पीछे, तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लगा दिया। अगर पीछे लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स इसे चलने ही नहीं देगा, नहीं चलने देगा ना। तो मैंने कहा लगने वाला फोर्स किसके बराबर हो जाए, और जो फोर्स लगेगा इस बॉडी पर वो क्या होगा बेटा, एम से एम कट गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब मुझे बताओ जो एक्सेलरेशन इसका हो वही एक्सेलरेशन इसका होगा, तभी तो दोनों साथ साथ चलेंगे। हाँ। तो मैंने कहा टोटल फोर्स क्या होगा, तो बेटा ये फोर्स कितना लगाऊंगा, तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लगाना पड़ेगा। बताइए है। ठीक, अब जरा एक चीज देखो, और ये क्वेश्चन तभी होंगे जब आप दो चार क्वेश्चन इसलिए लगा दो, ठीक है। आप मेडिकल वैल्यू उठा के देखना, प्रीवियस कुछ क्वेश्चन देखना है। एक बार जरा सोचो, तुमने देखा होगा पुली के माध्यम से, जैसे मान लो तुमने कुएं में देखा, कुएं में तुमने देखा है कि एक पुली लगी हुई होती थी पुराने जमाने में, और पानी निकालते थे। तो भैया पुली से क्यों निकालते थे, सीधे नहीं निकालना, सीधे निकालो ना, पानी बाल्टी में डालो, बाल्टी डालो पानी में और बस खींच लो। लेकिन क्या होता है, पुली के माध्यम से पुली क्या करती है, फोर्स को कम कर देती है। पुली क्या करती है, फोर्स को कम कर देती है। अगर मैं तुमको बताऊं, जरा सोचो बच्चों, एक ये पुली है, पुली से एक मास लगा हुआ है, स्मॉल या कैपिटल है, कुछ भी मान, ठीक है। अब मुझे बताओ दूसरी साइड, अच्छा चलो मैं ऐसे मास ले, थोड़ा बड़ा मास है, अब जरा सोचो यहां पर एक बंदा ये रस्सी को पकड़ा है, इसका मास क्या है, कैपिटल, ठीक है। पुली है, दो पुली है, एक पुली की रस्सी है, एक पुली की रस्सी है। इस मास, ये मास इससे अटैच है, ये बंदा इसे पकड़ा हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जितना इसमें टेंशन होगा, जितना इसमें उतना ही तो फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना इसमें टेंशन होगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुमसे पूछा जाए अगर ब्लॉक स्टेशनरी है तो आदमी को कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो आदमी को उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना इसमें टेंशन होगी, जितना इसमें क्या होगी, टेंशन मतलब रस्सी में क्या होगा। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जिस तरफ आदमी पकड़ा हुआ है, आदमी मान लो पकड़ा हुआ है, तो उधर टेंशन क्या मान लो, टी। और तुम्हें पता है सेम स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहती है, सेम। तो अगर इसमें टी तो इसमें भी टी, और बेटा देखो इसमें टी तो इसमें टी, नीचे टी तो ऊपर क्या होगी, 2t। अब इधर 2t तो इधर भी 2t। समझ आ गया। अब मुझे बताओ, अब जरा सोचो, अब बताओ ये क्या है, m, नीचे क्या लग रहा है बच्चों, mg। तो मुझे बताओ mg जो है वो कितनी टेंशन पे लग रहा है, एक तो इसमें है और एक दोनों तो ऐड है, तो 2t + t कितनी हो गई, 3t। तो mg कितने पर लग रहा है, 3t पर, तुम बोले 3t भी तो लग रहा है। तो मुझे बताओ t पर कितना फोर्स लग रहा होगा, mg/t
यानी कि इसका जितना मास है, जितना वेट है, उसका 3 गुना कम ये वजन लगा के रोका रहेगा। समझ आ रहा है? 3 गुना कम वजन लगा के ये रोका रहेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं mg इक्वल टू 3d, यानी कि ऐसे कि बंदा कितना फोर्स लगाएगा तो mg/3 ये होता है ना। लास्ट में इसको काम करा दूंगा इसको। अब बताओ, जैसे ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें मैं कहूँ बताओ मैन कितना वो लगाएगा, फोर्स लगाएगा जिससे कि रुका नहीं। तो करना कुछ नहीं है, जिधर मैन है उधर क्या माना T, इसमें T तो इसमें भी T, और दोनों मिलके क्या हो गई 2T, और दोनों मिलके क्या हो गई 4T, ये भी 4T, ये हो गई 8T, ये भी 8T। अब मास पर नीचे है mg पर कितनी टेंशन लग रही है, तो 8 4 12 2 14 और 1 15, यानी कि 15 टी किस पर लग रही है mg पर। तो टी कितनी लग रही है mg/15, ठीक है। यानी कि अगर बेटा अगर मान लो यहाँ 150 किलोग्राम है, 150 न्यूटन है, तो इधर ये बंदा सिर्फ कितना लगाएगा 10 न्यूटन, 15 से भाग कर दिया। इतना फोर्स लगा के ये इस ब्लॉक को रोके रहे, ठीक है, रोके इसी हैं नहीं इतना ही रोके स्टेशनरी के लिए। पीडीपी में जैसे बरसात होती है, लाइट सबसे पहले जाती है, सबसे पहले लाइट वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्क डन। सर वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का मतलब होता है कार्य गुणा विस्थापन। तो वर्क डन ही कार्य होता है, फोर्स बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क, तो वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। बेटा अगर ये डॉट प्रोडक्ट खत्म करोगे तुम, डॉट प्रोडक्ट क्या करो? खत्म। अगर डॉट प्रोडक्ट खत्म करोगे तो आता है FD cos थीटा। तुमने तो वेक्टर में मुझे बताया था कि सर अगर डॉट प्रोडक्ट आप खत्म करेंगे तो क्या आएगा? cos थीटा आएगा। और अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो क्या आएगा? sin थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो sin थीटा आएगा। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट खत्म करूंगा तो क्या आएगा? अब सबसे पहले ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? तो वेक्टर। कैसी है? सदिश।
सदिश क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अब वर्क डन देखो, वर्क डन 3 टाइप की है। एक होता है बच्चों पॉजिटिव वर्क डन, एक होता है नेगेटिव वर्क डन, और एक होता है जीरो वर्क डन। 3 टाइप के हैं, एक पॉजिटिव वर्क डन, एक नेगेटिव वर्क डन, और एक क्या होगा, जीरो वर्क डन। अब पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव कब होगा, और नेगेटिव कब होगा, और जीरो कब होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं पॉजिटिव की बात करूँ। मान लो मेरी कोई भी चीज है, इस पर मैं फोर्स उधर ही लगा रहा हूँ और वो चल भी उधर ही रही है, जिधर फोर्स लगा रहा हूँ उधर ही चल रही है, तो मैं कहूंगा वर्क डन मेरा क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तुम मुझे बताओ, जिधर तुम रेस दे रहे हो गाड़ी के लिए आगे बढ़ाने के लिए, और वो आगे ही चल रही है, तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव। एक चीज सोचो, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, cos 90 की वैल्यू 0। अब मैं कहूँ क्या इसमें कहीं cos थीटा आया, हाँ आया, ये क्या आया, cos थीटा। cos थीटा कब तक 0 से छोटा, 0 से बड़ा होता है, कब तक, किस एंगल तक। तो सर अगर तुम 0 की बात करोगे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 90 की क्या होती है, 0, यानी कि 0 से लेके 89 तक cos क्या रहता है, पॉजिटिव। ये 89.5 कह दो, ये 89.9 कह दो, ठीक है। लेकिन 90 पे आते ही cos क्या हो जाता है, 0, क्या हो जाता है, 0। तो इसमें याद रखना कि अगर तुम्हारा वर्क डन कब तक पॉजिटिव होगा, कि जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब जिधर में चला, तुम्हारा वर्क डन तब तक पॉजिटिव रहेगा जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है थीटा, ठीक है, वो या तो 0 के बराबर हो, वो हाँ 0 के बराबर हो, या 0 से क्या हो, बड़ा, और छोटा किससे हो, 90, किससे छोटा हो, 90 से। तभी वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव होगा। सब समझ में नहीं आया बेटा। वर्क डन का जो फार्मूला था अभी तो आप बोले सर FD cos थीटा होता है, FD क्या होता है, ये होता है। मुझे बताओ, फोर्स मेरा जो है, दूरी मेरी जो है, जो भी है, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिया, एंगल, क्या लिया, एंगल। अब कैसा एंगल, एंगल ऐसा एंगल जैसे मान लो ये मेरा कुर्सी है, ठीक है। अब कुर्सी पे देखो मैं फोर्स दे रहा हूँ इधर, फोर्स दिया मैंने इधर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, कुर्सी का ऊपर है क्या, नहीं ना, ऐसे साइड से, ऐसा थोड़ी नहीं फोर्स इधर दे रहा हूँ तो ये होती हुई ऐसे जा रही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इधर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एक एंगल आ गया। अगर मैं अब इस चीज को ऐसे ही धक्का दूं तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एंगल क्या हो गया, 0, ठीक है। तो मैंने कहा वर्क डन तुम्हारा तब तक पॉजिटिव होगा जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में या तो एंगल 0 हो या 90 से क्या हो, क्योंकि इस सारी वैल्यू पर cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। 0 से और 90 के बीच में cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो मेरा वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब आते हैं हम नेगेटिव की बात। नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव का मतलब हो गया कि जिधर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, या जिधर डिस्प्लेसमेंट है और जिधर फोर्स है, उसके बीच, ये मिटा दूं, उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। मैं ऊपर देखो ऐसे, सर ये मेरी कोई बॉडी है, बॉडी पर मान लो बच्चों, बॉडी पर मान लो फोर्स कहाँ लगा है, इस, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, या तुम ऐसे कहो कि मान लो बॉडी आगे चल रही है और फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे। फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे। तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ऐसा कब होता है, जब 90 से बड़ा हो। रियल एग्जांपल बताओ, जब तुम साइकिल में ब्रेक मारते हो, साइकिल में क्या मारते हो, ब्रेक, तो साइकिल क्यों रुक जाती है, क्योंकि फोर्स कहाँ लगता है, चल रही है आगे, फोर्स कहाँ लगेगा, तभी तो गाड़ी रुकेगी। तुमने ब्रेक मारे और फोर्स भी आगे लगे
और चल भी आगे रहे तो तेज नहीं होगा, हाँ है ना? हाँ, तो ठीक है बेटा, नेगेटिव वर्क डन तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट जिधर तुम चल रहे हो फोर्स उसके क्या हो, अपोजिट। और ये नेगेटिव तभी होता है, नेगेटिव तभी होता है जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, 180 के बराबर है, 180 से क्या हो, कम, तभी वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। अब मैं आता हूँ वर्क डन जीरो की तरफ। वर्क डन जीरो कब, वर्क डन जीरो तब होगा, वर्क डन जीरो तब होगा जब फोर्स जिधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट जस्ट कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री। या डिस्प्लेसमेंट जिधर है फोर्स उससे कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या होता है, जीरो, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, अगर cos 90 की वैल्यू जीरो हो गई तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसी कोई एक एग्जांपल बताओ, कोई एग्जांपल बताओ, मैं बताता हूं। तुम कोई भी चीज ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रही हो, सर्कुलर मोशन में घूम रही है, मुझे बताओ अंदर की ओर फोर्स लगता है अभिकेंद्रीय बल, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पर कहां होता है, इधर की ओर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। समझ आए? तो अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो वर्क डन हमेशा जीरो क्यों होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इसी। ठीक है, तो कोई भी चीज ऐसे घूम रही है तो ये हो गया। तो तीन कंडीशन है वर्क डन की, एक वर्क डन पॉजिटिव, एक वर्क डन नेगेटिव और एक वर्क डन क्या हो गया, जीरो। ठीक है, उतारो फटाफट। यूनिट क्या होती है वर्क डन की, यूनिट तो सर जी फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, और 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर। ठीक है, और 1 जूल 10 की घात 7 अर्घ के बराबर, इसके बराबर होता है 10 की घात 7 अर्घ। अर्घ बेटा सीजीएस यूनिट है, सीजीएस। ठीक है, अर्घ सीजीएस यूनिट है, अर्घ तुम्हारी सीजीएस यूनिट है। वर्षा कुमारी, नरेश, पलक सागर, सुमित, विजय, शीतल भारती, स्वाति, शिवानी मौर्य, पलक पांडे, कल क्यों नहीं आई थी, दिशा लोधी कल क्यों नहीं आई थी, पहले आपको फास्ट रहना नहीं चाहिए, ठीक है। वीरपाल से आतिफाती नहीं आई है, दाऊद, मुरलीधर, यूशरा, वीरपाल से, आरती, विकास दीप श्रीवास्तव, लेखराज, अभय, अर्जुन सिंह, दीपक प्रजापति, अरमान खान, जीशान, नरेश पाल सिंह, सपना, सपना आई है, प्रेमपाल, इर्तकाली, हेमंत सिंह, छाया गंगवार, साक्षी, महवेश, आदिया, यूशरा, कशिश, अंजला, नैन्सी, उमरा, माहेनूर, लुबना, प्रिंस वर्मा, सपना, आशमी, कौन है, बासिक, कहूर, वो दोनों चले गए। फास्ट रह के पता है क्या, बेमतलब में अपनी आत्मा को
और टेंशन दो और कुछ नहीं होता है फास्ट फूड फास्ट रहने से कुछ नहीं होता है। ये बताओ खाली मुझे अपने अपने आप तुम सब लोग तो भी बच्चे हो और तुम ही मेरे को बताओ कोई भी गॉड है ठीक है कोई भी गॉड ये चाहेगा कि बच्चे दुखी रहें कोई नहीं चाहता है और तुम दुखी हो तो तुम्हें क्या पुण्य मिलेगा कोई पुण्य कुछ नहीं मिलता। हो गया चलो ठीक है। मैंने बात करी थी फोर्स और पावर की, मैंने बर्डन की बात करी थी। किसकी बात करी थी बच्चों? बर्डन। तो बर्डन का फार्मूला हो ही गया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बर्डन का तुम्हारा फार्मूला। ठीक है, अगर बात करी है वर्कडन बाई ग्रेविटी, बच्चों वर्कडन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब जी के अगेंस्ट। अब जी के अगेंस्ट देखो, अगर मुझे बताओ यहां पर मास मेरा एम है, नीचे की ओर क्या लगेगा? अगर इस ब्लॉक को उठा के मैं मान लो एच हाइट ऊपर ले, एच हाइट उठा के ऊपर ले, तो यहां से यहां तक ले जाने में मैंने कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा। मैं कहूं बताओ मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो तुम बोले सर जी हमको सीधे फंडा जानते हैं क्या वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा कितनी हाइट पहुंच गया मैं? एच। फोर्स कितना लग रहा था? तो ग्रेविटी के कारण कितना लग रहा है? mg तो लग रहा है ग्रेविटी की तरह। अब मुझे बताओ तो फोर्स लग रहा है बच्चों mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एंगल कितना हुआ? अब तुम बताओ फोर्स कितना है? डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना हुआ? 180। अरे तो बताओ फोर्स कितना है? नीचे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एंगल कितना हो गया? 180। तो एंगल कितना रखूंगा मैं? और cos 180 की वैल्यू क्या होती है? माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस का mg कितना वर्क डन करना। ठीक है, अब सोचो अगर कोई भी बॉडी कोई भी चीज ऊपर है, मास कितना है, अगर वो बॉडी नीचे आ रहा है, मैंने कहा कितना हाइट नीचे ले आए? बोले h हाइट नीचे ले, कितना ले आए? नीचे। अब बताओ ऊपर से नीचे आने में, ऊपर से ये कहाँ गई थी सर? ये नीचे से कहाँ गई थी? अगर ऊपर से नीचे आने में कितना वर्क डन करना पड़ा? तो वही वर्क डन बराबर फोर्स। तो मुझे बताओ फोर्स क्या लग रहा है? mg। हमेशा नीचे लग रहा है ग्रेविटी के कारण, हमेशा क्या लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एंगल कितना? चलो बताओ 0 डिग्री। अरे फोर्स कहाँ है? नीचे। और आवी कहाँ हूँ? नीचे। एंगल कितना हो गया? 0। यहाँ हो गया cos, और cos 0 की वैल्यू 1 mg h। अब बताओ पहले इसी में मैंने कहा मान लो मेरा ब्लॉक बेचारा था यहाँ पर मास, और यहाँ से अपन मान लो यहाँ तक गए, मैंने कहा कितनी डिस्टेंस गया? d डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस गया? d। ऐसे d डिस्टेंस। मैं मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन के लिए टेंशन किस बात की? वर्क डन बाई ग्रेविटी। ग्रेविटी कहाँ लग रही है? डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? दोनों के बीच में एंगल 90। एंगल क्या हो गया? 90। अगर एंगल 90 डिग्री हो गया और मैंने इसमें तुमसे वर्क डन पूछा तो तुम बोले सर जी सबसे पहले तो फोर्स, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगल क्या हो गया? 90। और जहां cos 90 वहीं पर क्या हो गया? 0। वहीं पर क्या आ गया? सही है, वहीं वर्क डन हो गया तुम्हारा। अच्छी। तो अब जरा सोचो कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर ले जाओगे तो वर्क डन नेगेटिव, लेकिन किसके कारण? ग्रेविटी। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। नीचे से ऊपर ले जाओगे नेगेटिव, ऊपर से नीचे लाओगे पॉजिटिव, और सीधे ले जाओगे तो 0। सीधे ले जाओगे तो 0। ठीक है, ऐसे
सीधे मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, जीरो 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 जीरो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ले जाओगे तो जीरो। जो मैंने वही किताब भेजी थी बेटा, उसमें मेडिकल वैल्यू है, मेडिकल वैल्यू में सिर्फ नीट की मेडिकल वैल्यू नहीं करानी है, जितने भी प्रीवियस उसमें और भी हैं, पता नहीं जीएमसी कौन कौन से एग्जाम है, वो सारे की सारी मेडिकल वैल्यू करानी है, ठीक है। देखो ऐसा होता है, अगर मेडिकल वैल्यू आपसे लग रही है तो समझो आपके समझ में आ रहा है, सही है, और मेडिकल वैल्यू अगर तुम नहीं लगा पा रहे और उसके एग्जाम्पल्स आपके समझ में नहीं आ तो समझ में नहीं। पढ़ाई दो प्रकार की होती है, एक पढ़ाई होती है बिल्कुल सीधी पढ़ाई जो तुम्हारे समझ में आएगी, ठीक है, तुम्हें पढ़ते हुए भी अच्छा लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो कतई जीरो बजे सन्ना आएगा, तुम्हें ये लगेगा ये तो अपन ने कभी पढ़ा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुम पढ़ोगे थोड़ा कम समझ में आएगा, दिमाग को थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सिंपल पढ़ाई में दिमाग के ऊपर जोर नहीं डालना होता है कतई, क्योंकि तुम्हें वो पहले से ही आता होता है ना इस चक्कर से। ये तो क्वेश्चंस लगाओ, अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, मैंने आपसे कहा बच्चों किसी ने इधर देखो, तुम्हारे घर पर ये सीढ़ियाँ हैं, कितना घर पर सीढ़ियाँ, अब यहाँ पर कोई ब्लॉक है, मास कोई चीज एम रखी है, हमारी अम्मी बोली बेटा यहाँ से ये भी डी और ये भी डी, ये भी डी मतलब सब ये डी, ठीक है। हमारे अम्मी बोली कि इसे यहाँ से यहाँ तक ले गए, यहाँ से कहाँ ले गया अपन, तो बताओ वर्क डन कितना करना पड़ा, वर्क डन बाई ग्रेड, वर्क डन बाई ग्रेड, वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हुआ, मैंने कितना काम किया ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ये सब। तो सबसे पहले इसमें देखना बच्चों, अगर सबसे पहले मैं यहाँ से इधर जाऊँगा, यहाँ से इधर जाऊँगा, जब इधर से इधर जाऊँगा तो फोर्स कितना लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक वर्क डन, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक वर्क डन, फिर जीरो, इनसे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन सब में क्या हो गया। अब मैं आता हूँ हाइट की बात, हाइट की बात आऊँ बेटा, अगर मैं नीचे लगाया गया डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एंगल कितना हो गया 180। अगर मैं वर्क डन की बात कहूँगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 180 या माइनस का mg इसका आया माइनस, इसका मतलब है 1 2 3 तीन ही बात हो गया, टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी हुई डी 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 3d, ठीक। तो मेरा जो टोटल वर्क डन हो जाएगा वो होगा माइनस mg, ठीक है, या माइनस का 3 mg, ये वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं ऊपर से नीचे आता तब क्या होता, तब भी तो ये जीरो होता, तब भी ये क्या होता बस यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाता प्लस, क्योंकि एंगल क्या हो जाता जीरो, क्योंकि फोर्स भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है नीचे की, तब तुम्हारा क्या हो जाता जीरो डिग्री।
देखो, मैंने कोई ऐसा ब्लॉक का सिस्टम दे दिया और मैंने तुमसे पूछा इनिशियली ब्लॉक कैसे थे, रेस्ट में। मैंने कहा वर्क डन बाय स्ट्रिंग इन वन पे, वर्क डन बाय स्ट्रिंग इन वन पे। अच्छा, वर्क डन में बेटा एक बात का याद रखना हमेशा, तुमसे जिसके कारण वर्क डन कहा जाए वही फोर्स। जैसे मैंने इससे पहले किसके कारण कहा था, ग्रेविटी के कारण, तो तुमने कौन सा फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें मैंने क्या कहा, वर्क डन बाय स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन। तो किसके कारण पूछा है वर्क डन, टेंशन के कारण। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले क्या निकालो, अगर मैं टेंशन निकालने की बात करें, टेंशन निकाल, टेंशन का फार्मूला क्या होता था, tan थीटा अपॉन जी। नहीं तो बताओ, t बराबर m1 प्लस m2 into g sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन m1 into m2। मुरलीधर बताओ, इतनी शर्म की बात है, अरे शर्म की बात नहीं सी, बताओ है नहीं शर्म की बात है। कल एक के बड़े क्वेश्चन तुमने करे, कहते तुमने बड़े क्वेश्चन की टेंशन निकाल, ठीक है बस आपने तुम बताओ, पीछे पीछे दोनों लोग बताओ, टेंशन पूछ रहा हूँ, इसमें टेंशन कैसे निकालूं, मुझे क्या पता, मैं इसमें टेंशन पूछ रहा हूँ मुझे तो पता है। अब कल नहीं आई थी, अब बताओ एक बात, कल तुम नहीं आई थी, आज तुम्हारा फास्ट क्या काम कर रहा है, समझो बेटा, फास्ट कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ तो वही सब पूरा देखो, कोई एंगल उंगल पे रखा हुआ होता है, एंगल उंगल होते हैं, तब होता है sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 बटे अल्फा प्लस तो 2 1 जी की वैल्यू 10 ये जी की वैल्यू जी है, ठीक है। 1 प्लस 4/3 जी, 4/3 जी, 4/3 जी। अब मुझे बताओ बच्चों, मैंने पूछा वर्क डन, मुझे टेंशन पता चला, ये वाला ब्लॉक जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। तो जब मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, फोर्स तो मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे क्या पता हो, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा, इनिशियल तो 0 है, इनिशियल कितना है 0, टाइम भी पता है 1 सेकंड में, तो मैं s कैसे निकालूंगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मुझे एक्सेलरेशन भी तो पता हो, तो इसका एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ज्यादा में से कम घटा दो, 2 माइनस 1 g बटे 2 प्लस 1, ठीक है, g बटे 3, ठीक है, m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस सर मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तुम बस ये निकालो डिस्प्लेसमेंट कितना, यानी कि दूरी कितनी चलेगा, तो s बराबर ut नीचे रुका हुआ था हाफ, a की वैल्यू कितना सेकंड, तो कितनी दूरी चलेगा, बोलो g बाई 4, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। मुझे बताओ जितना डिस्प्लेसमेंट इसका उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका, मतलब ये नीचे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, अब लगा तो सबसे पहले फॉर 2 किलोग्राम वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, किसके कारण, टेंशन के कारण, किसके कारण, टेंशन के कारण, वर्क डन बाई स्ट्रिंग में टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल, तो सर टेंशन कितना है 4/3, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0/4, एंगल कितना है, एंगल कितना है
क्यों? डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? नीचे। और टेंशन कहाँ है? एंगल कितना हो गया? 180। तो देखो जी 4 से 4 काट दो, जी स्क्वायर बाई 3 180 का मतलब क्या हो गया? माइनस, ठीक है। और जी स्क्वायर आप करना चाहो तो बेटा 100/3 कर दो, माइनस का 100/3। अब मैं कहूँ फॉर 1 किलोग्राम, ठीक है, फॉर 1 किलोग्राम, ठीक है। अब देखो आप बताओ बच्चे, आप बताओ, ठीक है सर। वर्गलन का फार्मूला, अरे भाई टेंशन के कारण क्या है? तो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल। सर जी टेंशन तो दोनों में समान है, तो 4/3g, और वो नीचे गया तो वो ऊपर गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी दोनों में समान है, लेकिन एंगल कितना है? एंगल कितना है? ये वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है? टेंशन कहाँ है? ऊपर। स्ट्रिंग में टेंशन कहाँ होगी? ऊपर। अब ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, टेंशन भी ऊपर, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। सिंपल यहाँ 0 और 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 4 से 4 काट दो, आंसर हो गया g²/3। ठीक है, हाँ पूछो। जी अच्छा, a की वैल्यू कितनी थी? g/3, तो 3 दूनी 6, तो a की वैल्यू g/3, तो s की वैल्यू क्या आई? g/6, g/6, ठीक है। तो सब सही कर लेना, ठीक है। ये सही कर लेना, g/6 कैलकुलेशन कर लेना, g/6 हो जाएगा। बता लिया? अगर फोर्स कांस्टेंट, बच्चों कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल फोर्स का मतलब है जो टाइम के साथ में या डिस्प्लेसमेंट के साथ में फोर्स की वैल्यू चेंज हो, या तो बढ़ रही है या फिर इसे बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। और वेरिएबल, ठीक है, अनियमित। और अगर हम लोग कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो जिसकी वैल्यू टाइम के साथ में या डिस्प्लेसमेंट के साथ में ना बढ़ती है ना घटती है, उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट। तो सर वर्गलन का फार्मूला तो बनी होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? x। अगर x ना लेके सर में अगर r लूं तो r ले लो, r भी तो डिस्प्लेसमेंट है। ये किसके लिए होता है? जब तुम्हारा कोई फोर्स क्या हो? कांस्टेंट। लेकिन यदि फोर्स वेरिएबल हो, वेरिएबल फोर्स के लिए यानी कि f कांस्टेंट नहीं, तो वर्गलन का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जब तुम्हारा वेरिएबल फोर्स होता है, वेरिएबल फोर्स होता है, तब वर्गलन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा ये तो कर दिया होगा, इधर हो गया। अब सर मैंने कहा मान लो फोर्स दिया है I + 2J
प्लस 3, ठीक है। फोर्स मेरा इतना है। मैंने कहा एक कोई ब्लॉक जो ए पॉइंट से 1,2,1 से कहाँ तक चला गया 3,2,1, ठीक है। मान लो कि यहाँ से कोई ब्लॉक यहाँ पर गया। अब मैंने कहा बताओ बेटा वर्क डन बाय द फोर्स, क्या पूछा, वर्क डन बाय द फोर्स, एक वर्क डन बाय द फोर्स। अब जाओ मुझे बताओ बेटा ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल? कांस्टेंट। वेरिएबल पता है कब होगा, ध्यान करो, या तो इसमें x होता कहीं या इसमें कहीं t होता, तो वो फोर्स कहलाएगा वेरिएबल। लेकिन जहां सिर्फ i j k हैं और उसके साथ में सिर्फ मान है, ठीक है, जैसे 4 6 8 10 20 25, तो वो फोर्स कहलाएगा कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर कहीं ये वैल्यू ऐसे लिखी तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको 3i प्लस 2j प्लस 0k, इसे लिख सकता हूँ i प्लस 2j प्लस 1k, ऐसे भी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है x2 माइनस x, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मेरा ये है, इनिशियल मेरा ये है, ठीक है। तो इसमें से जब मैं इसे घटाऊंगा 3i प्लस 2j प्लस 0k माइनस करूंगा तो ये माइनस में i हो जाएगा, माइनस में 2j हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा k। अब इसमें से जब ये गया तो 2 है, इसमें से ये गया तो 0, इसमें से ये गया तो माइनस, तो आया ये क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो अब मुझे अगर वर्क डन की जरूरत पड़ेगी, अगर मुझे अब वर्क डन की जरूरत पड़ेगी तो सर वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, तो फोर्स लिया मैंने i प्लस 2j प्लस 3, डिस्प्लेसमेंट मेरा आया 2i प्लस 0j माइनस के माइनस का k। अब वेक्टर में तुमने पढ़ा था अगर कभी भी ऐसा डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो i की i वाले के साथ करना है, j की j वाले के साथ, k की k, क्योंकि अगर मैंने i की j के साथ में करा तो 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट में i डॉट j क्या हो जाता था 0। तो अगर मैं i के साथ में करूंगा तो 2 एकम 2, इसके यहाँ 2, इसके आगे 0, तो 2 की 0 से करो 0, 3 की -1 से करो तो माइनस का आंसर कितना आया, माइनस का 1, ऐसे करना होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें वेरिएबल्स की बात भी करेंगे, ठीक है। कल हम इसमें वेरिएबल्स की बात करेंगे जब हमारे फोर्स का वेरिएबल हो रहा होगा। उसके बाद में ग्राफ की बात करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हो गए। और परसों के लेक्चर में पावर होगा, पावर के बाद खत्म हो जाएगा।